मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ से संबंधित बातें, जिसमें 5 कृषि पद्धतियाँ के बारे में पीछे के क्लास में जानकारी मिली है। और आज हम छठा जो है कृषि पद्धति के बारे में जानेंगे कि किसानों के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है फसल उत्पादन में, वह छठा जो कृषि पद्धति है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, छठा जो है कृषि पद्धति में आने वाला कृषि पद्धतियां हैं वो है फसल की कटाई। क्या है? फसल की कटाई। फसल की कटाई जो है ये कृषि पद्धति का छठा पार्ट है, यानी इससे पहले 5 प्रक्रिया किया गया है कृषि पद्धति के अंतर्गत में, और आज हम लोग फसल कटाई के बारे में जानेंगे। तो फसल की कटाई के बारे में जानेंगे। फसल की कटाई कब होती है आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा देश भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हम लोग खेती के कार्यों से भली भांति वाकिफ़ हैं। तो जब फसल को खेतों में लगाया जाता है और लगाने के बाद जब फसल तैयार हो जाता है तब उसको काटा जाता है। तो ये कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला ये कार्य है। चूँकि फसल उत्पादन जब करते हैं तो कृषि कार्य से संबंधित जो कार्य है ये फसल कटाई, ये ऐसा समय पे करना होगा जबकि फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। अगर फसल की कटाई समय पर नहीं किया जाएगा तो फसल उत्पादन का कोई लाभ नहीं हो सकता है। उसके बीज जो है पक करके खेतों में ही जो है वो रह जाएगा, और फसल तैयार नहीं होने से पहले अगर काट लिया जाएगा तो पर भी अनाज नहीं सही से उग पाएगा, सूख जाएगा। इस प्रकार से फसल की कटाई भी समय पर की जाती है किसानों के द्वारा। तो हम लोग समझते हैं इसका परिभाषा। फसल तैयार हो जाने पर फसल तैयार हो जाने पर उसके काटने की प्रक्रिया, काटने की प्रक्रिया फसल कटाई कहलाती है। फसल कटाई कहलाती है। और ये फसल की कटाई क्या चीज़ से होता है? मशीनों के द्वारा होता है, जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े पैमाने पर हार्वेस्टर और हंसिया से ही कटाई की जाती है। छोटा पैमाना पर हंसिया से कटाई किया जाता है और बड़ा पैमाना पर अगर फसल को कटाई किया जाता है तो मशीन है हार्वेस्टर, उसके द्वारा कटाई की जाती है। जब फसल की कटाई हो जाती है तो फसल कटाई में ही कटाई करने के उपरांत जो है उसको दौनी करना होता है। इसी से संबंधित बातें हैं, फसल कटाई से संबंधित है इसको दौनी करना। दौनी या इसको थ्रेसिंग भी बोला जाता है। दौनी या थ्रेसिंग या दौनी किसे कहते हैं? जब फसल की कटाई हो जाती है तो फसल से अनाज के दानों को अलग करना है। तो अनाज के दानों को अलग करने के लिए जो क्रिया किया जाता है उसी का नाम है दौनी या थ्रेसिंग। तो इस तरह से इसको हम लोग जानेंगे। अनाज के दानों को उनके पौधों से अलग करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया को दौनी या थ्रेसिंग,
दौनी या थ्रेसिंग कहा जाता है। तो ये दौनी और थ्रेसिंग करने के बाद, फसल कटाई के बाद दौनी किया जाता, दौनी की करने के बाद थ्रेसिंग किया जाता, थ्रेसिंग करने के बाद क्या किया जाता है, इतना पर ही इसको नहीं छोड़ा जाता है, इसके लिए किया जाता है ओसाई। क्या किया जाता है, ओसाई किया जाता है। दौनी कर देने के बाद उसमें जो है ना अनाज की भूसी भी उसके साथ होता है, तो उसको जो है ओसाई के द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो इसको जो है विनोविंग बोलते हैं, विनोविंग करना बोलते हैं, ओसाई। ये जो है क्या है, छिलकों को दानों से अलग करने की विधि। छिलकों को यानी उसकी भूसियों को, छिलकों को दानों से, यानी किनके दानों से, अनाजों के दानों से अलग करने की विधि को ओसाई कहते हैं। ओसाई कहते हैं। ओसाई के माध्यम से ही हम लोग जो है अनाज के दानों को उसके छिलके से अलग करते हैं। लेकिन ये पारंपरिक तरीका है, ओसाई करने का ये पारंपरिक तरीका है। इसको जो है ना किसी चीज़ में लेकर के ऊपर उठा करके धीरे धीरे गिराते हैं, वो हवा के झोंका के द्वारा उसका जो छिलका होता है वो हल्का होने के कारण हवा के झोंका से निकल जाता है, आगे की ओर उड़ के चला जाता है, और दाना जो होता है भारी होने के कारण वो अपने स्थान पे गिर जाता है। इस प्रकार से जो है ओसाई क्रिया द्वारा जो है हम लोग जो है अनाज के दानों को उसकी भूसियों से अलग करते हैं। और बड़े पैमाने पर जब ये काम को किया जाता है, ओसाई का कार्य किया जाता है, तो इसमें जो है ना मशीन होता है जिसको कंबाइन मशीन कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से साथ साथ में जो है ना इसका जो है ना दौनी भी होते चला जाता है। कंबाइन जो मशीन होता है उसके द्वारा बड़े पैमाने पर ओसाई की क्रिया और कटाई की क्रिया जो है ना, दौनी की क्रिया एक साथ होती है, एक ही साथ जो है होती चली जाती है, जिसको कंबाइन मशीन हम लोग कहते हैं, उसके प्रयोग के द्वारा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो फसल कटाई के बारे में यानी कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला फसल कटाई में हम लोग 3 पार्ट को समझे कि फसल तैयार होने पर उसकी कटाई की जाती है, पक करके जब तैयार हो जाता तब उसके बाद दौनी किया जाता है, यानी अनाज के दानों को उसके पौधों से अलग किया जाता है, और फिर उसको ओसाई किया जाता है। तो इतना क्रिया करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जब फसल पूरा तैयार हो गया, तब जो है ना अपने घरों में जब किसान अपने घरों में अनाज को लाते हैं फसल कटाई करने के बाद, तब जो है ना वो पर्व मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पर्व मनाते हैं, जिसको बोलते हैं कटाई पर्व। कटाई पर्व होता है जब फसल को तैयार हो जाने के बाद उसका जो है ना दौनी वगैरह करके ओसाई करके जब घर में अनाज के दानों को ले आते हैं, तब उसको क्या करते हैं, उसको फिर जो है ये जो है पर्व मनाया जाता है। और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके बड़े उत्साह से पर्व को मनाते हैं, और उसमें जो है ना ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और खुशियाँ मनोरंजन वो जो है होता है, उल्लास के साथ इन पर्वों को मनाया जाता है। जिसमें पर्व है क्या? कटाई पर्व। कटाई पर्व आप लोग जानते हैं, कटाई पर्व जो है कब होता है? ये हम लोगों के यहाँ भी होता है। इसका नाम है, कटाई पर्व का नाम याद रखना है, पोंगल है। क्या है? पोंगल। फिर जो है बैसाखी है, बैसाखी ये कटाई पर्व है। फिर होली है, होली हम लोग के यहाँ हम लोग मनाते हैं होली। दीपावली, दीपावली ये सब जो है कटाई पर्व कहलाता है। बिहू, बिहू इत्यादि आदि ये जो पर्व हैं ये कटाई पर्व हैं। इसमें किसान फसल उत्पादन के होने के उपलक्ष्य में जो है ये पर्व को मनाते हैं, और हर्ष उल्लास के साथ अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं अच्छी उपज के लिए। उनको जो है उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे आभार प्रकट करते हैं।
तो आइए अब हम लोग देखेंगे सातवां जो बात है, ये है कृषि पद्धति में आने वाला सातवां बात, जिसका नाम है भंडारण। कृषि पद्धति के अंतर्गत में आ रहा है, क्या है? भंडारण। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक कर लिया कि फसल का उत्पादन हो गया, फसल का कटाई कर लिया, उससे ओसाई करके उसके दानों को अलग कर लिया, तो अब जो है यहीं तक ये बातें नहीं रह गई। वो किसानों के द्वारा और एक पद्धति है जिसका नाम है भंडारण करना। तो अनाजों या अन्य भोज्य उत्पादों का भविष्य में उपभोग के लिए इसको संचित किया जाता है। अगर संचित नहीं करेंगे तो क्या हम लोग कैसे खाएंगे? आज मान लिया जाए कि गेहूं का फसल का उत्पादन हुआ, तो गेहूं का फसल को 1 साल तक हम लोगों को खाना है, 2 साल तक खाना है, या भविष्य में और भी ज़्यादा दिनों तक उसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो जब तक उसका भंडारण नहीं किया जाएगा तब तक तो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनका भंडारण करना भी कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला ये कार्य है, कृषि पद्धति के अंतर्गत आता है। इसलिए हम लोग भंडारण के बारे में जानेंगे। भंडारण की परिभाषा इस तरह से करेंगे, अनाजों को या अन्य यानी दूसरे, अन्य माने दूसरे भोज्य पदार्थ माने खाने वाले पदार्थ, भोज्य पदार्थों या उत्पादों का भविष्य के लिए उपभोग में, भविष्य में यहाँ लिखना है, भविष्य में उपभोग के लिए संचित करने की विधि, को भंडारण कहते हैं। यानी जो अनाज का उत्पादन हुआ, उस अनाज का भंडारण अगर हम करेंगे तभी उसका उपयोग हम लोग भविष्य में कर सकते हैं। तो ये अनाजों का भंडारण करने का भी तरीका है, ये कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, जब फसल की कटाई की जाती है तो ताज़ा जब फसल होता है ना, और उस समय जब उसका जो है अनाज के दानों को अलग करते हैं तो उसमें नमी होता है। किसमें? दाना में नमी। किसमें? दाना जो है अनाज के दानों में नमी होता है 16 से 18% होता है। 16 से 18% जो है अनाज के दानों में क्या होता है? नमी होता है। जब उसकी कटाई की जाती है और दौनी की जाती है, दौनी यानी थ्रेसिंग करने के बाद जो है जब अनाज के दानों को एकत्रित करते हैं तो उसमें नमी होता है 16 से 18%। सभी लगभग जितने भी फसल हैं सब में जो है यही होता है, 16 से 18% होता है। और 16 से 18% वाले अनाज को, नमी वाले अनाज को अगर हम रख देते हैं तो अनाज जो है खराब हो जाएगा। भविष्य में हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसमें जो है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको बर्बाद कर दिया जाता है, जैसे सुंडा लगना बोलते हैं, और वो पूरा जो है न खाने लायक नहीं रहता है, उसको जो है वो खराब हो जाता है अनाज। तो इस तरह से इसका भंडारण के लिए जानकारी होनी चाहिए कि 16 से 18% में हम अनाज के दानों को भंडारण ना करें। क्यों? इसलिए क्योंकि 16 से 18% नमी वाले अनाज को अगर हम भंडारण कर देते हैं, रख देते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। इसके लिए कितना होना चाहिए? याद रखना है 14% से कम नमी होना चाहिए। 14% से कम नमी होना चाहिए। 14% से कम नमी जब होगा तो वैसे जो है अनाजों को रखना है। याद रखना है 14% से कम नमी वाले अनाज का भंडारण किया जाता है। तो इसकी जानकारी हम लोगों को रखना होगा ताकि हम भविष्य में अनाज का जो है भंडारण करके और उसका उपयोग हम लोग कर सकें, भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा भंडारण। ये कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला 7वां जो है कृषि पद्धति है। अब इसका भंडारण कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका भंडारण के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग अपने घरों में बोरा में भी करते हैं, कोठी में भी करते हैं,
और उसको बचाने के लिए जो है न बड़े बड़े जो है पैमाने पर अनाजों का भंडारण जो है साइलो भंडारों में किया जाता है। साइलो भंडार जो है बनाया जाता है वो गोलाकार होता है, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें जो है ताप नियंत्रण भी हो, अधिक ताप भी नहीं लगे जिससे कि वो अनाज खराब हो और नमी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सके, और पीड़कों तथा सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण की कारगर व्यवस्था होती है। यानी उसमें रख देने के बाद ना उसको नमी के द्वारा उसको कुछ बर्बादी हो सकती है, न ताप के द्वारा बर्बादी हो सकती है, और न ही सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनाज की बर्बादी हो सकती है। उसका नाम होता है साइलो भंडारों। ये सरकारी तहत में जो है इसको बनाया जाता है, बड़े बड़े बृहद पैमाने पर जो है ये होता है। फिर जो है भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है FCI गोदाम, बड़े बड़े गोदाम हैं FCI गोदाम जो उसमें जो है अनाजों का भंडारण किया जाता है। तो इन सब जगहों में भंडारण करके जो है अनाजों को रखा जाता है, जिससे कि भविष्य में अनाज का उपयोग जो है भोजन के रूप में हम लोग कर सकते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझें कि भंडारण करने के लिए हम कैसे करेंगे। साधारण रूप में नीम की सूखी पत्ती को भी हम लोग अपने घरों में बोरा में डाल देंगे तो उसमें जो है सूक्ष्म जीव नहीं लगते हैं और उसका भंडारण कर सकते हैं। फिर जो है रासायनिक धूमन के द्वारा होता है। रासायनिक धूमन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। भंडारण में इसका उपयोग होता है रासायनिक धूमन पीड़कों तथा सूक्ष्म जीवों के द्वारा को समाप्त करने वाली विधि को, यानी सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने वाली विधि को रासायनिक धूमन कहते हैं। रासायनिक धूमन कहते हैं। इसका प्रयोग करने से जो सूक्ष्म जीव, इसको सुंडा बोलते हैं और ग्रामीण भाषा में उसको भेड़ा बोलते हैं, जो अनाज के दानों में घुस जाता है और उसको पूरा जो है वो खा जाता है, उसको बेकार कर देता है, जो खाने लायक फिर वो अनाज रहने नहीं देता, जिसको कहता है कि अनाज बीज गया। ग्रामीण भाषा में बोलते हैं अनाज क्या हो गया, बीज गया। सुंडा के द्वारा, भेड़ा के द्वारा जो है ना वो बीज गया, नहीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको बर्बाद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक धूमन विधि के द्वारा उन पीड़कों तथा सूक्ष्म जीवों को समाप्त किया जाता है। वह अनाज में वो नहीं कुछ अनाज को कर पाता है, अनाज को खराब नहीं कर पाता है। ऐसी विधि को रासायनिक धूमन कहा जाता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये है हमारे जो है भंडारण करने का तरीका। भंडारण कहाँ कहाँ किया जाता है, वो ये सरकारी तहत में FCI गोदाम में, कहाँ FCI, ये जो है ना यहाँ पर भी जो है इसको बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है FCI गोदामों में किया जाता है। यहाँ पे अनाज का भंडारण करने पर अनाज खराब नहीं होता है। इसमें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत उसको रखा जाता है, जिससे कि अनाज सुरक्षित रहता है और बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। फिर जो है न
सब्जी के लिए, सब्जी और फल के लिए भी जो है न भंडारण करने का तरीका होता है, जिसका नाम होता है शीतागार। क्या होता है? शीतागार। शीतागार जो है उसका नाम है कोल्ड स्टोरेज। क्या है? कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज जो है उसको शीतागार कहते हैं। इसमें क्या रखा जाता है? फल और सब्जी को रखा जाता है। फलों तथा सब्जियों का भंडारण, फलों तथा सब्जियों का भंडारण जहाँ किया जाता है उसे शीतागार कहते हैं। क्योंकि शीतागार में फल जो है ना गर्मी में सड़ जाता है, तो जहाँ ठंडा स्थान होगा ना वहीं पर, तो इसका कितना होता है? शीतागार का जो है तापमान जो होता है वो 0 से कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका तापमान होता है। यानी इतना ठंडा होता है कि वहाँ पर जो है फल और सब्जी आसानी से रह जा सकता है, वह सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। इसलिए इसको शीतागार में रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है कृषि पद्धति को लास्ट करते हुए ये चैप्टर भी आज समाप्त हो रहा है। और इसमें लास्ट में एक बात को हम लोग सीखेंगे, वो क्या है? वो है पशुपालन। पशुपालन के बारे में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। यानी जब हम लोग खेती के कार्यों को करते हैं तो उसके साथ साथ जो है पशुपालन भी करते हैं। जंतुओं से भी हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं ना, दूध प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, है ना, मछली है। तो ये सब जो है ना, शहद है, अंडा है, इन सारे चीज़ों को प्राप्त करते हैं। इसलिए पशुपालन भी जरूरी है। इसलिए पशुपालन से भी हमारा भोज्य पदार्थ मिलता है, इसलिए पशुपालन करना जरूरी है। पशुपालन क्या है? वह भी विज्ञान की एक शाखा है। पशुपालन, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री क्या है? पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, पालतू पशुओं के भोजन, पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य एवं प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज इतना चीज़ को सीखा और ये क्लास 8 का प्रथम चैप्टर आज समाप्त हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसके प्रश्नों के उत्तर को बनाएंगे और अपने नोटबुक में लिख करके फिर हमें फ़ोटो खींच करके भेजना है, ताकि हम समझें कि आप लोग इस पढ़ाई से फ़ायदा उठा रहे हैं। और आगे हम लोग दूसरा चैप्टर के बारे में
आगे के क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इतना ही आज के क्लास में, यहाँ का क्लास आज यहीं समाप्त किया जाता है आज, और फिर आगे के क्लास में हम लोग मिलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग होमवर्क को करते जाएं और अपने नोटबुक में ज़रूर इसको नोट करें, ताकि आप भविष्य में भी इसको निकाल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से आप क्रिया करते जाएंगे तो आप आसानी से ज्ञान को अर्जित कर लेंगे, आपको सारा जानकारी हो जाएगा। चलिए आगे के क्लास में हम लोग मिलेंगे, फिर चर्चा परिचर्चा होगी।